Okay students, now this is the third stage of crop production. Third stage of crop production, number one is that is the nutrient management. After sowing the seeds, we have to ensure that the soil must have proper nutrients to help to the germination of and growing of plants. So the nutrient management, how can we manage the nutrients in the soil? जैसे हम कभी बीमार पड़ते हैं, हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, उसी तरीके से प्लांट्स को भी प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकताएं होती है। तो इस न्यूट्रिएंट्स प्लांट कैसे न्यूट्रिएंट्स को गेन करे, तो प्लांट्स अपने सारे न्यूट्रिएंट्स को उसी सॉइल से गेन करता है। तो जब सॉइल से गेन करता है तो ऑब्वियसली सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मैनेजमेंट कैसे है? इसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे नंबर वन इज दैट फील्ड फैलो। फील्ड फैलो हमारे यहाँ का सबसे पुराना तरीका माना जाता है, जिसमें हम लोग एक क्रॉप्स को ग्रो करने के बाद फील्ड मतलब खेत, फैलो मतलब खाली छोड़ देते हैं। हम जब एक बार प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो प्लांट्स को ग्रो करने के बाद एक सीजन के बाद दूसरे सीजन में उस प्लांट को खाली छोड़ दिया जाता है। एकदम फैलो छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दिया कीजिए। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, हमारा जो प्लांट जो पहले जो प्लांट्स यूज किए थे हमने, उसमें जो है एक तरीके से जो भी न्यूट्रिएंट्स की यूज हुई थी, जब आपने दूसरे सीजन में उस खाली खेत को खाली छोड़ दिया तो फिर उस न्यूट्रिएंट्स की फिर से उसमें जो जरूरत होती है वो न्यूट्रिएंट्स उसमें फिर से अकाउंटिंग कर जाते हैं, मेंटेन हो जाते हैं, और फिर जब नेक्स्ट क्रॉपिंग आप अगर उसमें करते हैं तो फिर आप उसे लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी हो पाती है। तो सिंपल सा तरीका क्या हुआ कि हमारा जो फैलो फील्ड फैलो मेथड है, यह हमारा इसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना होता है। हम सिंपली क्या करते हैं, एक सीजन के बाद दूसरे सीजन में या कुछ लंबे समय के लिए भी फील्ड को खाली छोड़ देते हैं, जिससे उसमें ऑटोमेटिकली खाली छोड़ने के बाद सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हो जाती है, वो फिर से मतलब क्या बोल सकते हैं, एनरिच हो जाते हैं। तो ये हमारा पहला तरीका है फील्ड फैलो। सेकंड वन इज द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप मतलब तो क्रॉप जानते हैं हम लोग, रोटेशन मतलब क्या होता है, बदल बदल कर लगाना। रोटेट करते हैं, अपने क्रॉप्स को रोटेट करते हैं। एक साथ एक फील्ड में एक ही क्रॉप्स को जब हम कई बार लगाएं, एक बार अगर एक ही क्रॉप्स को लगाएं तो वो पर्टिकुलर क्रॉप जो है उस सॉइल से किसी पर्टिकुलर टाइप के क्रॉप्स की न्यूट्रिएंट्स को, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती चली जाती है। पहले हमने मेज लगाया तो मान लिया कि मेज को जिस न्यूट्रिएंट्स ने उसने सॉइल से ले लिया, सेकंड क्रॉप में फिर हम मेज लगाए तो फिर से वही न्यूट्रिएंट्स लेगा। तो ऐसे क्रम में हमारा क्या हो जाता है, प्लांट्स जो है किसी खास न्यूट्रिएंट्स को ही बार-बार एब्जॉर्ब करता है और सॉइल में उस न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉप्स रोटेशन करते हैं। क्रॉप्स को रोटेट करके लगाते हैं, बदल-बदल कर लगाते हैं। जब हम क्रॉप्स को बदल-बदल कर लगाते हैं तो क्या होता है कि जो मेज को जरूरत थी वो उसने लिया, फिर जब दूसरा हमने इसमें कोई पल्सेस लगा दिए तो पल्सेस जो होते हैं हम लोग जान लें, pulses are called the leguminous plants because their roots contains the root nodule, they contain the some bacteria which converts the atmospheric nitrogen into protein materials। वो नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाने में हेल्प करते हैं और वो सॉइल में फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो होते हैं उसकी प्रेजेंस को बढ़ा देते हैं और इस तरीके से उसके लेग्यूम्स में राइजोबियम नाम की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इस तरह से जब आप क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं तो फिर हमारा क्या हो जाता है कि वो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हुई थी वो न्यूट्रिएंट्स फिर से उसमें इनरिच हो जाता है। तो हमारा दूसरा तरीका है यही कि क्रॉप्स को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर करके रोटेट करके लगाएंगे। थर्ड मेथड इज दैट मिक्स्ड क्रॉपिंग। अभी मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग है कि हम इस बार पहले हमने फील्ड को खाली छोड़ा, दूसरे में हमने एक के बाद दूसरा क्रॉप लगाया। अब इसमें हमें क्या करना है, मिक्स क्रॉपिंग मतलब क्या है, मिक्स मतलब मिला देना है, क्रॉप्स को मिला देना है। तो हम इस बार क्या करते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, एक ही फील्ड में, सेम फील्ड में सेम ही एक साथ हम ढेर सारे दो या दो से ज्यादा तरह के क्रॉप्स को एक ही फील्ड में एक साथ लगाते हैं। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ एक ही फील्ड में लगाते हैं तब जाकर के हमारा क्या होता है, किसी पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स होती है उसकी कमी नहीं होती। ये एक्स न्यूट्रिएंट्स ले रहा है तो वाई न्यूट्रिएंट्स ले, है ना। तो इससे हमारा क्या हो जाता है, अगेन है ना, इससे हमारा जो क्रॉप्स होता है कभी डैमेज होने की संभावना नहीं रहती है कि अगर एक थोड़ा सा खराब हो गया तो दूसरे से हमें अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो एनी ल्यूमिनस क्रॉप सच एज पीस, सोयाबीन, है ना, ग्रीन बीन्स, सेरेल क्रॉप, व्हीट, राइस और
एक साथ ग्रो कर सकते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या है कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को हम एक साथ साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड में लगाते हैं। It economizes the space and time of cultivating toward root growth. ठीक है, तो मिक्स क्रॉपिंग हमारा इंटरक्रॉपिंग जो है वह भी मिक्स क्रॉपिंग का ही एक टाइप्स है। यहां पर भी हम उसको क्या करते हैं, दो क्रॉप्स को मिला करके लगाते हैं। डिफरेंस केवल ये होता है कि इंटरक्रॉपिंग में हम यहाँ पे दो सीड लगाते हैं, दो अलग-अलग तरह के प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन उसके प्रॉपर पैटर्न में लगाना होता है। ये हमारा इंटरक्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। नेक्स्ट है हमारा, जब ये तीन तरीके तो हमारे हो गए क्या चीज, जो ट्रेडिशनली हम लोग यूज करते हैं, इसमें हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे यहाँ जो मोस्ट कॉमन और बहुत नेचुरल मेथड्स है जो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को सबसे ज्यादा इंक्रीज करता है और जो फार्मर्स हमारे यहाँ सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है हमारा मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग क्या है, तो यहाँ पर हम उसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ऐड करते हैं। तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ला करके ऐड करने के बाद क्या हो जाता है, जो मैन्योर्स होते हैं, मैन्योर्स हमारे होते क्या है, तो मैन्योर्स आर यूजुअली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मीनिंग क्या है, तो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट से बनाया जाता है। ठीक है, ग्रीन मैन्योर जो होते हैं वो हमारे लिए तैयार होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह से प्रोड्यूस होते हैं। जब प्लांट्स वगैरह को आप सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, जैसा हमने पहले ही बताया कि क्रॉप्स को फ्लो कर दिए, उसके बाद छोड़ दिए, तो मैन्योर तैयार होता है ना। तो फिर लेग्यूम्स होते हैं, रे ग्रास होते हैं, फेनिग्रीक होते हैं, ये सभी कुछ ऐसे मतलब प्लांट्स हैं जिसको हम सॉइल में मिला देते हैं और उसके बाद वो सॉइल जो है फिर से उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज कर जाता है। वहीं पर कुछ एनिमल मैन्योर हम लोग यूज करते हैं। एनिमल मैन्योर क्या होते हैं, तो जो एनिमल वेस्ट होते हैं, एनिमल की जो वेस्ट होते हैं उसे हम लोग यूज करते हैं। इसको हम लोग कॉमनली कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। कंपोस्ट क्या होता है, तो इट इज अ मैन्योर ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। जो डेड प्लांट्स है, एनिमल वेस्ट है, उसको डिकम्पोज करके जब हम तैयार करते हैं तो हमारा क्या आता है, क्या चीज, मैन्योर। और मैन्योर दैट इज कंपोस्ट। इससे हमारा क्या होता है, धीरे-धीरे अवेलेबल ऑर्गेनिक मटेरियल्स रिपीट, इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक गड्ढा बनाते हैं, उसमें हम समय-समय पर जितने भी होते हैं, जो भी प्लांट्स के वेस्ट हैं, जो भी एनिमल के वेस्ट हैं, उन सारी चीजों को हम उसमें डालते चले जाते हैं, लेयर बाय लेयर, धीरे-धीरे जब 1 महीने 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक जब वहां रहते हैं तो वहां पर माइक्रोबियल एक्शन होता है। उस कंपोस्ट पिट में माइक्रोब्स के ग्रोथ के साथ-साथ वहां पर जो है धीरे-धीरे वो अपने कुछ कंपोनेंट्स, धीरे-धीरे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ब्रेक करना शुरू करते हैं और उसमें बहुत सारे जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सारी चीजों को डिकम्पोज करके ऐसे सब्सटेंस को ब्रेक करता है ना। इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस बाय व्हिच डेड ऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्टेड इनटू रिच ह्यूमस इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। ये जो हमारा सब्सटेंस था जिसे हमने कन्वर्ट कर दिया है ह्यूमस में, है ना, और ये हमारे मैन्योर का तैयार कहलाता है, इसे हम लोग कंपोस्टिंग कहते हैं। इट इज कंसीडर्ड द बेस्ट रिसाइक्लर इन द नेचर। ये हमारे नेचर का सबसे अच्छा तरीका है क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं, दैट इज कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग अब है क्या, जब हम मैन्योर यूज करते हैं तो इसके कुछ एडवांटेजेस। मैन्योर में क्या होता है, मैन्योर प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल टू इंप्रूव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये हमें दोनों ही सॉइल के दोनों ही फिजिकल टेक्सचर को भी मेंटेन करता है और साथ ही साथ केमिकली इसको और भी ज्यादा एनरिच करता है। दूसरी बात ये जाती है कि हमारे सॉइल का जो पुराना टेक्सचर था, पुरानी जो स्ट्रेंथ थी, उसे वो मेंटेन कर देता है। तीसरी बात क्या रहता है कि जब आप ह्यूमस स्टोर करते हैं, मैन्योर ऐड करते हैं, आपके सॉइल की वाटर होल्ड करने की कैपेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमारा जो सॉइल है पहले से ज्यादा पोरस और एरेटिक हो जाता है और साथ ही साथ ये हमारे जो सॉइल के जो भी न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो चुके थे, उन सारे न्यूट्रिएंट्स को फिर से रिप्लेनिश करने में, फिर से रिगेन करने में हमारा हेल्प करता है। ये हमारा मैन्योर। लेकिन मैन्योरिंग चूंकि के कुछ डिसएडवांटेजेस क्या रह जाते हैं, ये हर जगह अवेलेबल है, ये एक बहुत हैवी लोड कैरी करता है,
इसके लिए हमें किसी रूरल एरियाज की जरूरत होती है, हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होता है। हम अपने डिमांड के आधार पर इसकी मतलब ग्रोथ को नहीं बढ़ा सकते, तब हमें जरूरत होती है, तब हम वहां पर मैन्यूरिंग के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, वहां पर फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं उसमें? फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर में दोनों में डिफरेंस बस यही होता है कि मैन्यूर हमें ओवरऑल हर तरह के न्यूट्रिएंट्स रीच करते हैं, लेकिन हमारा जो फर्टिलाइजर्स होता है वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स रीच होता है, उसमें किसी खास तरह के न्यूट्रिएंट्स ही रीच पाए जाते हैं। किसी में अगर नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन आप ले लेते हैं, यूरिया लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड ज्यादा होता है, किसी में पोटास देते हैं उसमें पोटेशियम ज्यादा होता है, किसी में फास्फोरस ज्यादा होता है, लेकिन कोई भी ऐसा पर्टिकुलर, लेकिन हमारा जो मेन्यू होता है उसमें सारी चीजें मिल जाती हैं। दूसरी बातें हैं कि फर्टिलाइजर्स जो हमारे केमिकल टेक्सचर को इंक्रीज करता है, वो उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स को ही बढ़ाता है, लेकिन सॉइल के टेक्सचर को, फिजिकल टेक्सचर को कोई हेल्प नहीं करता। आपके सॉइल के टेक्सचर को, सॉइल के स्ट्रेंथ को कोई इंप्रूवमेंट वो नहीं कर पाता। ये हमारा होता है क्या चीज? फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स जो है हमारे लिए आर्टिफिशियल होते हैं, मैनमेड होते हैं, जो हमारा एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं, हमारे प्लांट्स को ग्रोथ करते हैं। जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो हमारा है उसे हम लोग एनपीके के नाम से जानते हैं। हम लोग प्लांट्स के बारे में जानते हैं, प्लांट्स को लार्ज अमाउंट में 3 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एनपीके फर्टिलाइजर्स में लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर पोटेशियम, फास्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम सॉल्ट्स पाए जाते हैं। इसे आसान होता है, बड़ा आसानी से हमसे एक बैग में लिए, थैला में लिए, बोरा में लिए और बड़े आसानी से हम इसको कैरी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हैंडल करना हमारा बहुत आसान होता है। ये आसानी से बड़े इजीली वाटर सॉल्युबल होते हैं, दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड ऑफ प्लांट्स, बड़े आसानी से प्लांट्स को डायरेक्टली और बहुत तेजी से क्रॉप्स को ग्रोथ करवाता है, क्रॉप की यील्ड को बड़ी तेजी से इंक्रीज कर देता है। फर्टिलाइजर रिच इन इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इज में आल्सो बी। अब वहीं पर हम खास करके अगर नाइट्रोजन का चाहिए तो नाइट्रोजन का यूज करेंगे। फिर है जैसे नाइट्रोजन, राइट, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होता है ना, जैसे यूरिया, उसका सबसे कॉमन नेम है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स से पाए जाते हैं, है ना, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, है ना, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सभी कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स के नाम हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड पाए जाते हैं। दूसरा है हमारा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, जिसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे हमारा इसके एग्जांपल है डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। नेक्स्ट हमारा पोटेशियम फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ये हमारा क्या है? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। लेकिन मैन्योरिंग जितने भी ज्यादा हम करते हैं, कंपोस्ट का जितना भी यूज कर ले वो हमारे सॉइल को हार्म नहीं करता, लेकिन जब हम मैन्योर्स की जगह फर्टिलाइजर्स का एक्सेस यूज करते हैं तो हमारे सॉइल को हार्म करता है। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे अगर हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं, अगर डॉक्टर्स हमें दोनों चीजें बताता है, यू हैव टू कीप अ रेगुलर डाइट, बैलेंस्ड डाइट, एंड विद डाइट यू हैव टू ईट ग्रीन फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड समथिंग एट सेम टाइम दे आल्सो प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन। तो हमें मेडिसिन से भी ठीक हो सकते हैं और फूड से भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमने फूड छोड़ दिया, केवल मेडिसिन खा रहे तो कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि हम फूड बड़े अच्छे से खा रहे हैं, रेगुलर डाइट ले रहे हैं, हम अपनी डाइट को संभाल लिए, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जब दवा से ठीक नहीं हुआ, आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर लो तो बीमारी भाग जाएगी। तो रीजन तो वही होता है कि फर्टिलाइजर्स वो हमारा मैन्योर्स है, वो हमारा बैलेंस डाइट है सॉइल के लिए, और जो फर्टिलाइजर्स है जस्ट लाइक अ मेडिसिन, जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स तो देगा लेकिन हमारे बॉडी को, हमारे सॉइल को कहीं ना कहीं डैमेज करेगा जब हम उसको लॉन्ग यूज करें। लेकिन अगर आप ग्रीन फ्रूट्स, हेल्दी डाइट लेते रहते हैं तो एक ऐसे समय आए कि फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं होती हमारे सॉइल को, अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्या चीज, थर्ड स्टेज, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। देन अब हम एक बार फिर से आते हैं कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि आपके मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में कौन सी चीजें हमारे लिए ज्यादा अच्छी है। तो पहला है कि जैसे अगर मैन्योर्स के बारे में बात करें तो मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस obtained from the animals and plants, whereas the fertilizers are the inorganic salts made by humans. Next है manures are rich in humus but not in inorganic matter.
मैन्यूर्स जो होते हैं वो ह्यूमस में रिच होते हैं, लेकिन इसमें इनऑर्गेनिक मैटर लार्ज अमाउंट में नहीं पाए जाते। लेकिन फर्टिलाइजर्स में जो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें ह्यूमस बहुत कम होता है। नेक्स्ट बात ये है कि हमारा मैन्यूर्स जो है हम अपने फील्ड में तैयार कर सकते हैं, हमने घरों में तैयार कर सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स जो हमें कहीं न कहीं किसी इंडस्ट्रीज में ही तैयार करना होता है। मैन्यूर जो है वो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक नहीं होता, उसमें किसी खास तरह के न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन नहीं पाए जाएंगे, पोटेशियम वाले नहीं पाए जाएंगे, सल्फर है ना ये नहीं पाए जाएंगे। लेकिन हमारा जो फर्टिलाइजर्स होता है वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स रिच होता है। जैसे आपको जरूरत हो, आपको कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम की टैबलेट लीजिए, है ना, आयरन चाहिए, आयरन की टैबलेट लीजिए, वो हमारा फर्टिलाइजर। लेकिन अगर हम मिल्क लेते हैं उसमें कैल्शियम आयरन दोनों मिल गया तो डाइट करते हैं नहीं। मैंने नॉट रेडली सॉल्युबल, मैंने बड़ी आसानी से सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं बड़ी आसानी से सॉल्युबल होते हैं, प्लांट्स के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जबकि मैन्यूर्स डू नॉट कॉज, सबसे खास बात मैन्यूर्स हमारे लिए अर्थ के लिए हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है, वो हमारे किसी भी तरीके का पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन कोई प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन हमारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हर तरह से पॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, वो फर्टिलाइजर से अगर फ्लो करके किसी रिवर बॉडी में चले जाए तो वहां पर वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, ये कहा हमारा थर्ड टॉपिक, दैट इज थर्ड स्टेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, दैट इज द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। आफ्टर दैट वी विल लर्न द फोर्थ स्टेज, दैट इज द इरिगेशन। जस्ट ओके।